अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियस। मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की रिसर्चेस लेकर। मेरे पास एक बड़ी खबर है। उस बड़ी खबर को वो जो पिछले हफ़्ते की खबरें हैं उससे मिलाकर आप अपने डिसीजंस ले सकते हैं। जो बड़ी खबर है इसके कुछ अच्छे पहलू हैं और कुछ मनफी पहलू हैं, सब बयान करता हूँ। खबर ये है कि 28 जून को मार्स, मरीख उर्दू में कहते हैं, वो अपना एंगल बदल के आपके यहाँ सेकंड हाउस से अब निकल कर थर्ड हाउस में दाखिल हो जाएगा। थर्ड हाउस में ये काफ़ी प्रोडक्टिव है आपके लिए एक्वेरियस। पहले ये पाइसेस हाउस में था और वहाँ पर ये इतना प्रोडक्टिव नहीं था आपके लिए, तो बहरहाल वहाँ पर भी मुफीद था क्योंकि वो आपका सेकंड हाउस बनता है। लेकिन नाउ मार्स इन एरीज़ एंड ये उसका ज़ाती घर है। जब भी मार्स एरीज़ हाउस में आता है, ये 2 साल में एक दफ़ा आता है, तो आखिरी दफ़ा आपने इसे 2018 में इसकी फ्यूलिंग से महजूज़ हुए होंगे और अब आप 2020 में जून की 28 तारीख से इससे फैज़याब होंगे। मार्स अल्लाह ताला की उन नेमतों में से एक नेमत है जिसकी ड्यूटी है कि वो ऐसा फ्यूल जनरेट करेगा जो आपके जिस्मानी ताकत के लिए, जिस्मानी क़ुव्वत के लिए, इरादों की क़ुव्वत के लिए, बीमारियों से लड़ने की क़ुव्वत के लिए बहुत अच्छा है, फ्यूल अप करेगा आपको। एंड थर्ड हाउस इज़ अ हाउस ऑफ अजीज़ो अकारब। तो आपकी ये स्टेमिना, आपकी ये जिस्मानी कारकर्दगी, आपकी ये करेज, आपकी ये विल पावर, आपका ये लीडरशिप क्वालिटी न सिर्फ आपको इनफरादी तौर पर डेवलपमेंट्स की तरफ लेकर जाएगा, बल्कि आप अपने अजीज़ो अकारब के लिए भी मुफीद होंगे। आपके पास ऐसे प्लान्स, ऐसे रिसोर्सेज, ऐसी जिस्मानी तवानाई जिसके एवज़ आप अपने अजीज़ो अकारब को सुख और सुकून दे पाएंगे, उनके लिए कुछ रहनुमाई या उनके लिए कुछ करेज की वजह बन सकेंगे। दिस इज़ एक्सपेक्टेड इन नेक्स्ट 2 मंथ्स। मार्स का एरीज़ हाउस में मतलब आपके तीसरे घर में अपीयर होना अदरवाइज एडवांटेजेस की वजह बनता है। जैसे मार्स इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लैंड्स, मार्स इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सम प्रॉपर्टी एंड रियल एस्टेट, इन्वेस्टमेंट्स, क्रिएटिव स्किल्स एंड माइंड एबिलिटी, करेज, इन सब की भी वजह बनता है। तो आप इनफरादी तौर पर अपनी प्रॉपर्टीज़ के लेन देन में हिस्सा ले सकते हैं, वहाँ प्रॉफिट मिलेगा। बट इसका एक नेगेटिव पहलू भी है एक्वेरियस, जो सब एक्वेरियस पर एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन कुछ एक्वेरियस उसकी जद में आएंगे। वो कौन से एक्वेरियस हैं? जो बड़े गुस्सीले हैं, जो बहुत जल्दबाज हैं, जो बहुत डोमिनेटिंग हैं, वो इसकी जद में मज़ीद आ जाएंगे क्योंकि ये एक फायर नेचर का प्लैनेट है और फायर नेचर एरीज़ हाउस में ये दाखिल होने लगा है। इससे जो फायर फ्यूल है टुवर्ड योर नेचर, ये इंक्रीज़ करेगा। मर्द हों या ख़वातीन, वो अपने अंदर जल्दबाजी, तेज़ डिसीजन, जज्बाती होने का टेंडेंसी ये बढ़ जाएगी। इतनी सी चीज़ को आप अपनी स्पिरिचुअलिटी से कंट्रोल कर सकते हैं, अपने पेशेंस लेवल से, अपने डिसिप्लिन लेवल से, अपने टॉलरेंस लेवल से कंट्रोल कर सकते हैं। बट ऐसे एक्वेरियस जो बहुत ही जल्दबाज हैं, उनमें अपने अजीज़ो अकारब से अपने इनहेरिटेंस को मांगने या अपने इनहेरिटेंस के मामलात को हल करने की जो टेंडेंसी है वो बढ़ेगी, वो किसी हद तक कोई झगड़े का बायस भी बन सकती है। अगर कोई रिश्तेदारी ऐसी है कि आप अपना हक तलब करें और वो आपको दे दें तो झगड़ा नहीं होगा। लेकिन जो गुस्सीले या जल्दबाज टॉरियंस एक्वेरियस हैं, वो इस तरह के कि इनहेरिटेंस का, विरासती मामलात का सलूशन ज़रूर चाहेंगे और उससे अब अच्छा आपको फ़ायदा होता है तो अच्छी बात है, और अदरवाइज़ कुछ कोलिजन के चांसेस भी हैं। एंड इसका एक और नुकसान भी है, इससे इंसान ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। ऐसे तमाम एक्वेरियस जो डिसिप्लिन्ड नहीं हैं, जिनका टॉलरेंस लेवल शेक हो चुका है, जिनके पेशेंस लेवल पहले ही बहुत कमज़ोर हैं, जिनमें स्पिरिचुअलिटी पहले ही कम है, वो ज़रा मटीरियल माइंड के हैं, तो वो जल्दबाजी में डिसीजंस लेंगे या ओवर कॉन्फिडेंट होकर डिसीजन लेंगे और बाद में पछताएंगे। तो कहने का मतलब ये था कि इसका प्लस पॉइंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके ये दो एक नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। उनको ओवरकम करने के लिए आपको 2-3 काम करने चाहिए।
एक तो मैंने ये बता दिया कि अपने टॉलरेंस लेवल को अगर अपनी विल, अपनी स्किल से बढ़ा सकते हैं तो बढ़ा लीजिए। या दूसरा, आप अपना बर्थ स्टोन पहन लीजिए एज अ एक्वेरियस। हमने एक्वा मेरीन आपका बर्थ स्टोन था, लेकिन जब आपकी साढ़ शक्ति शुरू हुई थी, जब वो सैटर्न डायरेक्ट था, तो हमने ब्लू सफ़ायर पहनने का कहा था, तो आप ब्लू सफ़ायर भी पहन सकते। एंड अगर ब्लू सफ़ायर भी अवेलेबल नहीं है तो लास्ट ऑप्शन आपके पास रूबी का है। वो बहुत फ्रेंडली रेडिएशंस प्रोड्यूस करेगा और उसकी भी 8 कैरेट आप पहन सकते हैं, बट फाइन क्वालिटी अगर रूबी हो तो। एंड तीसरी जो रेमेडी थी वो सूरज शम्स की सूरत में थी। अगर आपने रमज़ान सीज़न में, लैलतुल कदर सीज़न में अगर वो सूरज शम्स पढ़ रखी है, सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत पढ़ रखी है, तो उसी को कंटिन्यू करिए। उससे भी आपके अंदर ठहराव आएगा, पेशेंस आएंगे, टॉलरेंस आएगा, कंट्रोल आएगा, खैर और बरकत आएगी, जज्बात को बैलेंस करने का मौका मिलेगा। वो भी आपके लिए एक ट्रीटमेंट की वजह बनेगा। उम्मीद है कि इन सब चीज़ों को आप समझकर अच्छे और प्रोडक्टिव साइड पर ही जाने की कोशिश करेंगे। झगड़े, तसादुम और आइसोलेशन, यानी कि ये जो रिश्तेदारी को छोड़ छाड़ के बैठ जाने वाली क्वालिटी है, इससे बचे रहेंगे। मैंने इससे बचने की तलकीन इसलिए भी की है एक्वेरियस कि अभी ये मार्स एक ऑक्सीजन या एक अपॉर्चुनिटी की सूरत में आपके सामने आया है। अभी भी मरकरी रेट्रोग्रेड है, अभी भी आपका रूलिंग सैटर्न रेट्रोग्रेड है, अभी भी जुपिटर रेट्रोग्रेड है, अभी भी 5 तारीख को एक ग्रहण बाकी है। सो काफ़ी सारी चीज़ें अभी भी उलझी हुई हैं। इसलिए बहुत शौक में आकर, बहुत जज्बात में आकर कोई बड़ी ख़राबी मत कर बैठिएगा। ये मैं आपको दबे लफ्ज़ों में तलकीन कर रहा हूँ। इसका फ़ायदा अब ऐसी फील्ड्स वालों को बहुत होगा जिनका ताल्लुक़ कंस्ट्रक्शन से है। ये मैं इंडिविजुअल एक्वेरियस की बात कर रहा हूँ, फॉर नॉट कंबाइन लेवल पर, बट इंडिविजुअल। अगर कोई एक्वेरियस है और वो लैंड से रिलेटेड कोई काम है, सरकारी जॉब पर है, क्योंकि इसका ताल्लुक़ मिलिट्री एंड फोर्सेस को भी बहुत होता है। एंड इसका फ़ायदा ये जंगो जदल को भी बहुत होता है। ये फ़ायदा नहीं है, नुकसान है, क्योंकि जंगो जदल कभी भी फ़ायदा नहीं देती। अगर किसी कंट्री का हेड एक्वेरियस है तो वो जल्द जल्द डिसीजन लेगा जंग के, कोलिजन के, या अपनी कंट्री में ही ऐसे डिसीजंस लेगा जो जल्दबाजी पर मबनी होंगे। या कोई पॉलिटिकल पर्सनालिटी है जिसके हाथ में किसी एक वजारत है कोई, और वो उसके डिसीजन लेता है और वो एक्वेरियस भी है, तो उसको भी मार्स की अपीयरेंस जल्दबाज कर देगी। तो ये इसके कई नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं। तो आपको अभी रुकना चाहिए, 5 जुलाई के ग्रहण के असरात को अभी देखना चाहिए। फिर 11 जुलाई तक अभी रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी रहेगी, तब तक आपको रुकना चाहिए। उसके बाद कुछ स्मूथ पाथ आएगा। वो जैसे जैसे वीकली हॉरोस्कोप में करीब करीब पहुंचता जाऊंगा, आपको इन एडवांस ये सब रिसर्चेस देता रहूँगा इंशाल्लाह। लेकिन अगर 11 तारीख से पहले ही कोई एक्वेरियस कोई बड़ा डिसीजन लेना चाहता है, उसे किसी कंपटीशन से गुज़रना है और वो कंपटीशन बाद में नहीं मिल सकता, उसे किसी एग्ज़ाम से गुज़रना है और वो एग्ज़ाम बाद में नहीं मिल सकता, उसे कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, बाद में अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी, उसे ट्रैवल करना है, बाद में ट्रैवलिंग अपॉर्चुनिटी ख़त्म हो जाएगी, तो फिर वो अपने पर्सनल चार्ट की तरफ चला जाए। पर्सनल डायग्नोसिस में रियल वर्थ पता चल जाती है। अगर आपकी रियल वर्थ स्ट्रॉन्ग होगी तो बीइंग अ प्रोफेशनल अपनी कैलकुलेशंस के इवज़ हम आपको ये इजाज़त दे पाएंगे कि ठीक है, आप ट्रैवल कर लीजिए, आपका कम रिस्क है, आप एग्ज़ाम दे लीजिए, आपका कम रिस्क है, आप इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, कम रिस्क है। इंडिविजुअल कैलकुलेशंस के लिए हमें आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए होता है। और ये जो नंबर नीचे चल रहे हैं, इन पर आप रब्ता करके अपनी पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है एक्वेरियस। होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे, मैं ये बात कई दफ़ा बोल चुका। अब अगले हफ्ते जो ग्रहण होने जा रहा है वो कैप्रिकॉर्न हाउस में होगा। वैसे वो बड़ा इवेंट था, फुल मून था, बड़ा प्रोडक्टिव इवेंट था, लेकिन क्योंकि अब उसे ग्रहण होगा और वो आपके यहाँ 12th हाउस में होगा, उसके फ़ायदे, अच्छे फ़ायदे हैं या नुकसान है, वो अगले हफ्ते तफसील से बयान करूँगा। एंड कोशिश करूँगा वक्त से पहले ही आपको वो रिपोर्ट्स आपके हवाले कर दूँ। अब आखिर पर मेरी हमेशा की तरह जो 2 दरख्वास्तें होती हैं, एंड में वो दरख्वास्तें एलानिया करता था, लेकिन जब वो बीमारी से गुज़रा तो उस वक़्त तो हकीकत में मेरी सबसे बड़ी जो ढारस थी, हिम्मत थी, वो आपकी दुआएं थी।
तो ये दुआएं ना सिर्फ मेरी दुनिया और आखिरत के लिए बहुत कीमती सरमाया है, बल्कि मेरी हिम्मत अफजाई की वजह भी है। तो दुआ ज़रूर करिएगा मेरे लिए भी, मेरी टीम के लिए भी। और चैनल को भी एक्वेरियस ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन से हमारी ज़रा हौसला अफजाई हो जाती है। अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।